सम्मानित बहनों और भाइयों, किशन रेड्डी जी ने मुझे आदेश दिया कि यहां उपस्थित रहना है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर, ऑन द ईव ऑफ द बर्थ सेंटेनरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आई थॉट कि देयर कैन नॉट बी ए बेटर प्लेस देन हैदराबाद टू सेलिब्रेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, because in 21st century was when India was all set to emerge during Vajpayee ji's tenure. अगर सबसे ज्यादा इमर्ज होके हाईटेक सिटी के रूप में पूरे हिंदुस्तान में कोई सिटी उभरा था तो इट वाज हैदराबाद. We remember at the time it was termed as it is Cyberabad. And even Vajpayee ji's tenure, Indian School of Business has been established there. और वैसे तो पॉलिटिकल एंगल दूसरा हो जाएगा, मगर कुछ राजनीतिक हालात ऐसे थे कि दिल्ली के बाद उस एनडीए सरकार में सबसे बड़ा पावर सेंटर हैदराबाद ही था क्योंकि 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे विच वर द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ एनडीए गवर्नमेंट ड्यूरिंग वाजपेयी जी टेन्योर. बट यहां पर हम आज श्रद्धेय अटल जी की जिस स्मृति के बारे में एकत्र हुए हैं, तो एक और खुशी की बात है कि तेलंगाना में इस बार 8 लोकसभा सीटें जीतकर एक नया अध्याय शुरू हुआ. 1980 में अगर मुंबई में जब पहला अधिवेशन हुआ और वो अटल जी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जी किशन रेड्डी जी उस दौर से जब हमारा एक एमएलए होता था विधानसभा में और ये इकलौते एमएलए हुआ करते थे, वहां से 8 सांसद के दौर तक निकल आए, तो मैं कह सकता हूं कि तेलंगाना में अंधेरे ने छटना शुरू किया है, सूरज ने निकलना शुरू किया है और कमल ने खिलना शुरू किया है. और जब हम अटल जी के बारे में विचार करने के लिए सोचते हैं तो मुझे लगता है कि ये भारत की राजनीति के एक अद्भुत और एक अलग नेता थे. क्यों? मेरे विचार से भारत की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसको 40 साल जनता ने यह सोचा हो कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए. 1957 व्हेन फर्स्ट टाइम ही बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके टैलेंट को देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर पंडित नेहरू ने 57-58 में कहा कि एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और 97-98 में जाके प्रधानमंत्री बने. तो मुझे लगता है कोई नेता ऐसा नहीं होगा जिसे 40 साल तक देश ने प्रधानमंत्री के रूप में देखा हो. और हम लोग तो बहुत बच्चे थे, हमें याद है 1984 का इलेक्शन जब कांग्रेस को 400 सीटें मिली, अटल जी अपना चुनाव भी हार गए थे ग्वालियर से. हम स्कूल में पढ़ते थे, मगर हमें याद है हमारे मोहल्ले में जो बहुत ही कट्टर कांग्रेस के समर्थक थे वो भी ये कहते थे वो सब कुछ तो अच्छा हुआ मगर अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव नहीं हारना चाहिए था, उन्हें कम से कम सांसद रहना चाहिए था. दैट शोज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ही वाज कमांडिंग इवन इन द हार्ट्स ऑफ द अपोनेंट्स. और हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो भारत के इतिहास के आज तक 2 ही प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जो नेता बन के प्रधानमंत्री बने. एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरे नरेंद्र मोदी जी. 1990 के दशक में जब सर्वे होने शुरू हुए, तब अगर आप देखें 95, 96, 97, 98 कोई भी सर्वे उठा के देख लें मीडिया में, 50%, 60%, 70% people were saying that Atal ji should be the prime minister. 2007 से 2014 तक कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, तब तक तो सर्वे काफी डेवलप हो गए थे, एवरी पर्सन वाज सेइंग दैट मोदी जी शुड बी द प्राइम मिनिस्टर. आप राह चलते किसी व्यक्ति को से पूछिए तो वो कहता था मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए. सिर्फ ये 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, पूरी पार्टी उनके साथ थी, जनता उनके साथ थी और फिर जनादेश पाकर प्रधानमंत्री बने. बाकी जितने प्रधानमंत्री बने, मैं सभी के प्रति फुल रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं, बाकी परिस्थितियों के हिसाब से बने. दे वर द सर्कमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर, नॉट दे हैव बिकम नेचुरली द प्राइम मिनिस्टर. जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह
कैसे बने सभी जानते हैं। देवगौड़ा जी, गुजराल जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, वो तो रिटायरमेंट लेके और संन्यास लेने का भी तय कर लिए थे, परिस्थितियां बदली और वो प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 मॉर्निंग में भी उनको नहीं पता होगा कि शाम तो छोड़िए मैं कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन पाऊंगा। इंदिरा गांधी जी, विच इज कंसीडर्ड वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, वो कैसे बनी? इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में 66 में, और विद अ टाइटल गूंगी गुड़िया, डम्प डॉल। तो लोगों को लगा चलो इसको बैठा देंगे, हमारा काम चलेगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, एवरीबडी नोज इन द फेमस कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग ऑफ 26 of April 1946, when under cabinet mission plan it was decided that the new incumbent president will be the prime minister of the independent India। और उस समय एक वोट मिला था पट्टाभी रमैया को और एक वोट मिला था आचार्य कृपलानी को। ऑल स्टेट कमिटीज वोटेड फॉर Sardar Patel and 0 vote for Jawaharlal Nehru, and still he became prime minister. So I have given an entire sequence of 77 years, दो ही प्रधानमंत्री थे। तो मैं कह सकता हूं अटल जी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जो जनता के द्वारा चुनकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। किसी की कृपा, किसी दुखद घटना या किसी पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और फिर ऐसा ही नहीं था, उनकी जो एक अलग क्षमता थी, मुझे चूंकि हम लखनऊ के रहने वाले हैं और यूपी में तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन का मौका मिला कम एज में भी। मेरी उम्र तो बहुत कम थी, बट उस समय राजनाथ सिंह जी यूपी के अध्यक्ष थे, फिर सीएम बने, फिर नेशनल प्रेसिडेंट बने, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें वो प्रॉक्सिमिटी देखने का मौका मिला। और किसी पॉलिटिकल लीडर को कैसे मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए किसी सिचुएशन को, और कहां पे मैसेज देना चाहिए। आई वुड लाइक टू गिव यू 2 एग्जांपल्स। आफ्टर फायरिंग इन अयोध्या इन 1990, 91 का इलेक्शन हुआ जिसमें नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। एट द टाइम देयर वाज अ साइमल्टेनियस इलेक्शन इन यूपी, विधानसभा एंड लोकसभा बोथ, बिकॉज विधानसभा वाज आल्सो डिसॉल्व। तो एक साथ इलेक्शन हो रहे थे। तो लखनऊ में अटल जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जो एमएलए के, विधानसभा के कैंडिडेट्स थे, दे यूज टू गो एंड से भाई ऊपर वाला वोट अटल जी को दे देना, मगर ये वाला हमको दे दीजिए, नीचे वाला। तो अटल जी ने एक चुनावी सभा में कहा, बहुत से लोग आ रहे होंगे आपके पास ये कहने के लिए कि ऊपर ऊपर वाला वोट तो अटल जी को दे देना, ये नीचे वाला हमको दे देना। उनसे कहना ऐसा नहीं हो सकता, कुर्ता एक को दे देना, पैजामा दूसरे को दे देना। जिसके पास भी जाएगा तो जोड़े के साथ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताता हूं, 2004 का लोकसभा इलेक्शन, तब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो लखनऊ के करीब 100-125 जो मुख्य कार्यकर्ता थे उनको चुनाव की तैयारी की दृष्टि से बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास में। मुझको भी जाने का सौभाग्य मिला। तो जैसा होता है कि इतने बड़े लीडर हैं तो हर कार्यकर्ता कहता अरे आपको क्या कर, बस आप नामांकन फाइल कर दीजिएगा, उसके बाद आप 2.5 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, 3.5 लाख से जीतेंगे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब अपना जैसे बोलना होता बोले। जब अटल जी का बोलने का समय आया तो अटल जी ने बड़े धीरे से कहा कि मैं जब छोटा था तो मेरे घर के बगल में एक मौलवी साहब आए नए पड़ोसी बन के। तो मेरे पिताजी ने उनसे जाके हालचाल लिया कि आप हैं, कि घर में कौन है, कितने बच्चे हैं, क्या है। तो मौलवी साहब ने कहा जी वैसे तो मेरे एक लड़का है, और वैसे समझिए तो 4 हैं, और वैसे समझिए तो 10 हैं, और वैसे समझिए तो 100 हैं, और ऐसे समझिए तो कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी पहली समझ में नहीं आई, 1 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं और कोई भी नहीं है। तो फिर मौलवी साहब ने कहा जी वैसे तो मेरा एक लड़का है, पर वो खाना 4 आदमियों के बराबर का खाता है। तो जब वो खाने पे बैठता तो मुझे लगता मेरे एक नहीं 4 लड़के हैं। वो घर में उधम, उत्पात यानी शरारत 10 लोगों के बराबर करता है, तो मुझे लगता मेरे एक नहीं 10 लड़के हैं। जब वो घर के बाहर जाता है तो 100 लोगों के बराबर शिकायत उसकी आती है, कंप्लेन, तो मुझे लगता है मेरे 100 लड़के हैं, मगर काम के वक्त वो दिखाई नहीं पड़ता तो मुझे लगता मेरा कोई लड़का ही नहीं है। सो दैट्स हाउ ही हैज गिवन अ सटल मैसेज टू द वर्कर्स कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो तो अपनी जगह है, बट ये भी ध्यान रखिए कि काम कहां डिलीवर करना है। तीसरा मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि एक बार बहुत, जैसे कभी एक बड़ा
एग्रेशन के साथ, आजकल आप पार्लियामेंट में देते हैं ना, बड़ी उग्रता हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने बीजेपी, उस समय जनसंघ था, उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा अटल जी की तरफ कि आप लोग में मुझे हिटलर नजर आता है। तो इन्होंने आपत्ति की कि मुझ में हिटलर क्यों नजर आता है? तो उन्होंने कहा कि आप हिटलर की तरह हाथ उठा उठा कर भाषण देते हैं। तो जब अटल जी बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री महोदया को इस बात पे आपत्ति थी कि मैं हाथ उठा उठाकर सदन में भाषण देता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो टांग उठा उठाकर भाषण देता हो। और इसके बाद जो एक वातावरण था जो बहुत एग्रेशन में था, वो सारा उसमें बदल गया। इंदिरा जी ने कहा कि आप लोग के अंदर वो क्षमता नहीं है कि आंख में आंख मिलाकर बात कर सकें। अब अटल जी ने बड़े ही सटल वे में एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। यह सच है कि हम उनसे आंख में आंख मिलाकर बात करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि आंख मिलाने के बाद हमें आंख हटाने में बड़ा जोर पड़ेगा, इसलिए हम आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। मगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, उसको कैसे हैंडल करना है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 1995 में आपको याद हो, जब एसपी बीएसपी का यूपी में अलायंस था और हम लोगों ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया सपोर्ट करके। यूपी में बीजेपी के 178 एमएलए थे और 67 थे सिर्फ बीएसपी के, मगर उनको सपोर्ट करके बनाया। वो गवर्नमेंट 5 ही 6 महीने चली थी। विद इन 6 मंथ दैट गवर्नमेंट फेल। बट काशीराम जी तब जीवित थे। तो काशीराम जी का एक बड़ा पेट डायलॉग था कि भाई मेरे लिए कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है। तो जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे कि कांग्रेस सांपनाथ है और बीजेपी नागनाथ है, अब तो आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो अब क्या बीजेपी नागनाथ नहीं है? अब आप सोचिए, अटल जी से क्वेश्चन पूछा गया, अब आप क्या जवाब देंगे? अगर आपने कुछ भी हार्ड बोल दिया, हार्श, तो गठबंधन गया, बिकॉज यू आर द टॉलेस्ट लीडर। अगर आप चुप रह गए एंड यू अवॉइडेड दैट क्वेश्चन, इट मींस यू हैव टोटली कंप्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और आप इतनी बड़ी बात सुनकर भी। अब अटल जी ने इतना मजेदार जवाब दिया कि भाई अगर वो हमको नागनाथ समझ रहे हैं, हम तो वो हैं जो इस धरती के कंकड़ कंकर को शंकर समझते हैं, तो हमारी नजर में वो भोलेनाथ है। अब आप समझिए, ये भी कह दिया कि हमारा उनका साथ रहेगा और भोलेनाथ शब्द प्रयोग किया। यानी वो भोले हैं, वो चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है ये जो एक तरीका था उसे समझना चाहिए। अब मैं सीरियस उदाहरण भी बताता हूं कि गवर्नमेंट जब बनी और आज प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किस ढंग से उस चीज को आगे ले जा रहे हैं। अटल जी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला जो डिसीजन हुआ वो हुआ पोखरण विस्फोट 1998। आज मॉर्निंग में जब किशन रेड्डी जी ने पार्टी कार्यालय में वो एग्जीबिशन दिखाई तो उसमें 98 का एक्सप्लोजन था। 98 का एक्सप्लोजन किस मामले में अलग था 74 के एक्सप्लोजन से? 74 में जब हमने एक्सप्लोजन किया था पोखरण में, हमारे अनाउंस करने से पहले अमेरिका और रशिया दोनों ने अनाउंस कर दिया था कि इंडिया हैज कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट। सेकेंड थिंग, हमने यह कहा था कि वी हैव डन दिस फॉर द पीसफुल पर्पस, वी आर नॉट हैविंग एनी एम्बिशन ऑफ मेकिंग एन न्यूक्लियर वेपन। इसके ठीक विपरीत 11 मई 1998 को जब पोखरण में एक्सप्लोजन हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने एक्सप्लोजन कर दिया और न केजीबी को पता लगा न सीआईए को पता लगा, जब शायद 3:00 पे अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया हैज कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। दूसरा अंतर क्या था? हमने नहीं कहा कि हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। We have not said that we have done this for peaceful purpose. First time India has announced that now we are a nuclear state. यहां से एक सिग्निफिकेंट चेंज आया कि हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। और अब आप देखिए, उस समय भी जैसे आज पूरा इकोसिस्टम मोदी जी के खिलाफ लगा रहता है, आप सोचिए 98 में वो इकोसिस्टम कितना मजबूत था। गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के बाहर, मीडिया में सबने कहा कि इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए हमारे ऊपर। उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट हैज रूइंड द कंट्री।
अब सब कुछ खत्म हो गया। उस समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही अच्छी नहीं थी। उस समय हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि कोई $1 भी इन्वेस्ट करता। एंड ओवर एंड अबव द सैंक्शंस अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो लोग ये समझाने लगे कि ये करने की जरूरत क्या थी, मगर अटल जी को पता था कि जब आप अपनी शक्ति दिखाते हैं तो फिर उसके उपरांत समृद्धि स्वतः आना शुरू होती है। उस चैलेंज से कैसे निपटा गया मैं आपको बताता हूं। उस समय और आज समाज में बहुत लड़ाई लगाने का प्रयास किया जाता है ना, कि कुछ लोगों ने ये अचीव कर लिया, कुछ विदेश में चले गए, कुछ ये हो गए, उन्होंने यहां से आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहुत लोग यूएस में हैं, एनआरआईज में। उस समय जब भारत में कोई $1 इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, तब भारत ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले। $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा गया, और वही एनआरआईज उन्होंने रिस्क लेकर, जिसमें कोई गारंटी नहीं थी कि ये पैसा कोई डिविडेंड देगा, प्रॉफिट देगा या नहीं, वो इनिशियल $5 बिलियन भारत की इकोनॉमी में आए। मेरे विचार से आज जो लोग समाज में सिर्फ लड़ाना चाहते हैं, उनको विचार करना चाहिए कि उस क्रूशियल आवर में जब ऐसा लग रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी क्रिपल कर सकती है, एक बहुत बड़ा रोल हमारे उस समुदाय ने प्ले किया जो विदेशों में थे। फिर क्या किया गया, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आपको रोड्स बनानी है, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, तो किस इंडस्ट्री के पास पैसा होना चाहिए? सीमेंट एंड स्टील। तो क्या किया गया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इनिशिएट किया गया। इट वाज समवेयर इन दिसंबर ऑफ 99 और जनवरी ऑफ 2000। उसके लिए सबसे पहले डीजल पर 50 पैसे का सेस लगाया, तो 50,000 रुपए इनिशियली आए। दैट 50,000 crore rupees become the initiator of the National Highway Development Project। उधर $5 बिलियन का सब्सक्रिप्शन आया। दूसरा क्या किया कि जो हाउसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दैट वाज 14%, हाउसिंग लोन, उसको रिड्यूस करते करते 7.75 पे लाए। जैसे ही हाउसिंग लोन 14% से 7.5 पे आया, तो मिडिल क्लास ने बहुत भारी मात्रा में हाउसिंग लोन लेना शुरू किया। तो क्या हो गया, हाउसिंग लोन जब लिया तो किस इंडस्ट्री के पास पैसा आया? स्टील एंड सीमेंट। वही जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए था, वही इंडस्ट्री के पास हाउसिंग के लिए भी पैसा चाहिए था। मिडिल क्लास को मकान मिलने लगे, हाउस भी बनने लगे, और चूंकि लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री की, तो रोड्स भी बनने लगी। और जो कंस्ट्रक्शन का काम है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा लेबर इंसेंटिव, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव कोई सेक्टर है तो वो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। 1999 से 2004 के बीच में 6 करोड़ जॉब्स क्रिएट हुए। उस दौर में जो माना जाता था कि हिंदुस्तान अब सस्टेन नहीं कर पाएगा, और आप देखिए कि हाउ डेक्स्टरसली ही हैज सेल्ड थ्रू दिस सिचुएशन, कि मई 1998 वी हैव डन द पोखरण एक्सप्लोजन, और जनवरी 2000 मार्च 2000, जस्ट 18 months, बिल क्लिंटन वॉज इन इंडिया फॉर 5 days। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति 5 दिन भारत में रहा। और बिल क्लिंटन का दौरा इस मामले में महत्वपूर्ण था कि उससे पहले जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आता था, वो पाकिस्तान भी जाता था, और वहां भी उतने ही दिन रुकता था। मगर बिल क्लिंटन भारत में 5 दिन रुके और पाकिस्तान में 5 घंटे रुके। और उसके बाद कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट अब इंडिया आता है तो अब पाकिस्तान नहीं रुकता है। उसका भी कारण क्या था? अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाया, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में जापान ने प्रेशर बनाया इकोनॉमिक सैंक्शन का। भारत ने कहा ठीक है, तो अटल जी की सरकार ने कहा ठीक है, हम यूरोपियन कंपनी से बात कर रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं आइए इन्वेस्ट करिए। अगर जापान हमारे ऊपर स्ट्रांग स्टैंड लिए हुए है, तो हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, आओ भाई इन्वेस्ट करो। इमीडिएटली उनकी कंपनीज ने अपनी अपनी गवर्नमेंट के ऊपर कहा ये क्या कर रहे हो भाई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट, हमारे कंपटीटर्स को आप प्लेटर पे दे रहे हैं। और विद इन ईयर, 1.5 ईयर अमेरिका एक्सेप्ट किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता हो, ये एक सोचने की बात है। हमारी अटल जी की सरकार 1999 में 1 वोट से गिरी थी, 1 वोट से सरकार गिरी थी अप्रैल 99 में। अगर
99 सितंबर में हम दोबारा लौट के नहीं आए होते तो आपको पता है कि एक बहुत सी चीज जो लोगों को ध्यान नहीं रहता, नवंबर 99 में सियाटल में WTO की कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। जब गैट बना, उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 1986 में शुरू हुई, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट कन्वर्टेड इनटू WTO ऑन 1 जनवरी 1995। तो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स मजबूरी में साइन करने पड़े। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं उनकी भी मजबूरी थी। 99 नवंबर में सियाटल में सबका वैलिडेशन होना था, कंफर्मेशन। अगर उस समय कोई ऐसी सरकार होती जो सियाटल में उन सारी चीजों पे साइन कर दी होती तो फिर उसके बाद आपके हाथ ऐसे बंध जाते कि कभी भी आपकी 2/3 बहुमत की सरकार आती तो भी आप कुछ नहीं कर पाते। पर उस समय अटल जी की सरकार ने ऐसा स्टैंड लिया कि पूरे वर्ल्ड ने, हमारी आलोचना हुई, यह कहा गया कि इंडिया हैज सैबोटाज द सियाटल कॉन्फ्रेंस। कोई भी जाके चेक कर सकता है इन चीजों को। हमने कहा यस वी विल सैबोटाज बट वी विल नॉट कंप्रोमाइज विद द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। और उस समय मुरोसली मारन जो डीएमके के नेता थे वो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, और प्रोटोकॉल तोड़कर बिल क्लिंटन डिनर के समय मुरोसली मारन की टेबल पे आकर बैठे और अमेरिका ने एक प्रकार से एक्सेप्ट किया कि वी एक्सेप्ट यू एज अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। नवंबर 99 ये है और मार्च 2000 में वो भारत आ गए। इसे कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बीच में से किस प्रकार से चीजों को निकालना। यहां मैं ऑन द लाइटर नोट एक और बात कहना चाहूंगा कि मैं सन 2000 में पहली बार गया अमेरिका। तो जो 15 अगस्त को न्यूयॉर्क में वो होती है ना, वो इंडिया डे परेड, तो चांस की बात है कि उस समय हमारे एक तेलुगु फ्रेंड थे, वो मुझे लेके गए थे। तो तेलुगु अमेरिकन एसोसिएशन की टेबलाइट के ऊपर ही मैंने वो पूरी परेड देखी थी। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, अटल जी का स्टेटन आइलैंड में प्रोग्राम था। तो मैंने पहली बार महसूस किया, सितंबर 2000 की बात है जब वो यूएन में गए, वहां पे लोग दूर दराज से, ह्यूस्टन से, लॉस एंजल्स से, सैन फ्रांसिस्को से केवल स्पीच सुनने इसलिए आ रहे थे। उन्होंने कहा साहब बचपन से सुनते आ रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, भले ही हम इंडिया में नहीं रह रहे हैं, एनआरआई हो गए हैं, मगर एक बार हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि प्राइम मिनिस्टर वो बन गए हैं जिनको हम सुनते हुए आते थे। तो दैट शोज की किस प्रकार का लेवल ऑफ अट्रैक्शन था। आई रिमेंबर ऑन 15 अगस्त 1998 जब वो लाल किले से पहला भाषण देने जा रहे थे, बहुत से लोगों को मैंने इमोशनल होते देखा। उन्होंने कहा कि हम इसलिए इमोशनल हैं कि पहली बार एक स्वयं सेवक लाल किले की प्राचीर से भाषण देने जा रहा है। बट इन सारी चीजों के बीच में भी, जैसा मैंने आपको बताया, किस कॉम्प्लेक्सिटी में से कैसे देश को निकालना है वो उन्होंने दिखाया। तो मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। 2002 में मैं यूएस गया, तो वहां पे नरसिम्हा राव जी से मुझे संयोग से मिलने का मौका मिल गया मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो मैंने नरसिम्हा राव जी से कहा, अब देखिए मोदी जी की सरकार ने तो भारत रत्न दिया है उनको। हमने नरसिम्हा राव जी से कहा कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन, आई एडमायर योर कैपेबिलिटीज बिकॉज व्हेन यू टुक ओवर द कंट्री वाज पासिंग थ्रू इट्स मोस्ट क्रिटिकल फेज सिंस इंडिपेंडेंस। कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक बैंक्रप्सी। हमने गोल्ड रिजर्व्स भी मॉर्गेज कर दिए थे। बिकॉज ऑफ मंडल the caste sentiment was at its peak. Because of firing in Ayodhya, the communal sentiments were at its peak. पंजाब में टेररिज्म खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर में शुरू हो चुका था। एलटीटी ने उसी समय राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। एंड एबव ऑल माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी फर्स्ट टाइम। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है कि अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं कभी कभी। उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो नरसिम्हा राव ने कहा हाँ, कभी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो उनका भी फोन आ जाता है। फिर मगर बोले, कहने लगे मगर अटल जी तो मुझसे बहुत मजबूत स्थिति में है। तो मैंने कहा जी हमारे तो 182, उस समय हमारे 182 एमपी थे, बीजेपी के 182 थे, एनडीए की मेजोरिटी थी। तो हमने कहा बीजेपी के तो 182 एमपी हैं, आप जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 243 एमपी थे, तो आप ज्यादा मजबूत थे या अटल जी? तो नरसिम्हा राव जी ने इतना मजेदार जवाब दिया, कहते हैं अरे भाई, हिंदी में बोले, अरे भाई अटल जी को तो सारा देश नेता मानता है, मुझको देश तो छोड़ो मेरी पार्टी में कोई नेता नहीं मानता था। एमपी होना से अलग होता है, एमपी होने कितने अलग बात है।
तो दैट शोज कि वो किस प्रकार की जो चीजें थी, उनका, अटल जी का किस प्रकार का व्यक्तित्व था। और मैं कहना चाहूंगा कि अटल जी ने जो बीज बोया, अगर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अटल जी की सरकार में शुरू हुआ